tell me what is the meaning of endorsement? What is the meaning of endorsement? Raise your hand. What is the meaning of that? Endorsement क्या होता है प्रिया? Ma'am, endorsement means signing the documents by the drawer to the payee and then transfer to them. Okay. Yes, Rajvi, you can tell me. Ma'am, endorsement is a process of transferring the title by signing on the document. Very good. Very good. Okay, so I guess everyone knows about the endorsement and who are endorsers, who are endorsees. So endorser is the person, he is the maker of the endorsement. He is the maker of the endorsement. मतलब जो legal document पे sign करके endorse कर रहा है, that person is endorser, and who is taking that जो endorsement को ले रहा है, ठीक है, who is taking that, ठीक है, इंडोर्स जो डॉक्यूमेंट है उसको जो उसको देना है तो वो कौन होगा? इंडोर्सी। और जो दे रहा है मतलब जो बना रहा है, दैट पर्सन इज endorser, right? So we studied about some types, so I will elaborate it once again. एक बार मैं फिर से इसको बताऊंगी। चलिए, लेकिन उससे पहले I guess we were on the general rules regarding the form of the endorsement. हम लोग general rules पे थे। So first point was the signature of the endorser. सिग्नेचर ऑफ द इंडोर्सर का मतलब क्या है कि जो सिग्नेचर है डॉक्यूमेंट में उसका पर्पस है इंडोर्समेंट करना, एंड इंडोर्समेंट विद दैट ऑफ द इंडोर्सर और एनी अदर पर्सन, किसी भी पर्सन के द्वारा हु इज ड्यूली ऑथराइज्ड टू इंडोर्स ऑन हिज बिहाफ। लेकिन जो ड्यूली मतलब जो ऑथराइज्ड पर्सन है, दैट पर्सन इज बेसिकली एलिजिबल फॉर इंडोर्सिंग द डॉक्यूमेंट, ठीक है। सो फॉर दैट व्हाट इज रिक्वायर्ड? द सिग्नेचर इज रिक्वायर्ड। If a check is payable to the two person, अगर किसी दो लोगों को A और B दोनों को बेसिकली चेक पेमेंट करना है तो both of them should sign their names in their own handwriting. So यहाँ पर दो लोगों की सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी if the check is payable to two persons, ठीक है। If the endorser signs in the block letter, it will not be considered a regular endorsement. अगर किसी भी endorser ने block letter में साइन किया, block letter it means कैपिटल में साइन कर दिया, अगर एग्जाम्पल में नाम है प्रिया तो प्रिया पूरा का पूरा जो अगर हमने कैपिटल में लिख दिया तो ऐसे सिचुएशन में दैट विल नॉट कंसिडर्ड अंडर द रेगुलर एंडोर्समेंट, उसको हम रेगुलर एंडोर्समेंट का पार्ट नहीं मानेंगे। दिस इज द फर्स्ट बोल सकते हैं रूल ऑफ द एंडोर्समेंट। सिग्नेचर ऑफ द एंडोर्सर, जो सिग्नेचर होगा डॉक्यूमेंट में वो किस पर्पस के लिए होगा? एंडोर्समेंट के पर्पस के लिए होगा, और यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट पर्टिकुलरली साइन होना चाहिए तभी वो एंडोर्समेंट में आएगा। अगर उसमें साइन नहीं है तो दैट इज नॉट द एंडोर्समेंट। आई गेस पॉइंट क्लियर हो गया होगा सबको। अगर चेक दो लोगों को पेमेंट करना है तो दो जगह पे आपको साइन करना पड़ेगा, दोनों को साइन करना पड़ेगा। If a check is payable to two person, both of them should sign their names in their own handwriting, ठीक है, अपने नाम से वो खुद साइन करेंगे if the check is payable to the two person। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वन इज स्पेलिंग। स्पेलिंग, ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेलिंग? स्पेलिंग क्या होता है? किसी भी वर्ड को प्रॉपर्ली लिखना, ठीक है, विदाउट मिस्टेक, राइट। सो स्पेलिंग की बात करें तो यहाँ पर हम लोग तो वही समझते हैं स्पेलिंग। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है सुनिए, द एंडोर्सर शुड स्पेल हिज नेम इन द सेम वे एज हिज नेम अपीयर्स ऑन द चेक और द बिल एज इट्स पेई और एंडोर्सी। यानी जो भी नाम आपके बेसिकली डॉक्यूमेंट में है, चाहे वो कोई भी नाम हो, जैसे यहाँ पर वीरेंद्र प्रकाश लिखा है, सो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस आप लोग को दिख रहा होगा कि एक जगह पे लिखा है वीरेंद्र प्रकाश, इट्स PARKASH, and in the second one there is a Prakash, PRAKASH. So in that situation that endorsement will be become invalid. Why? Because the name which is there on the document and the name which is basically signed, जो नाम साइन हो रहा है, that is there is a difference between both of that, then that in that situation the endorsement will be invalid. So endorser जो भी है should spell his name in the same way as his name appears on the check or bill. जो भी उनका नाम चेक और बिल में होगा वैसे ही उनको नाम अपना लिखना है as its payee और endorsi, और मतलब या तो अपना नाम या तो payee और endorsi का भी नाम वैसे ही आपको लिखना है जिसके लिए आप बेसिकली जिसको इंडोर्स कर रहे हो उनका भी नाम क्लियरली होना चाहिए। अगर नाम में मिस स्पेल्ड है, मतलब मिस स्पेल्ड मतलब गलत है नाम, तो ऐसे सिचुएशन में और इस डिजिग्नेशन देन इस सिचुएशन में आपका जो इंस्ट्रूमेंट है अगर वहां पर इस तरीके से आप, आई गेस इसमें तो दिया हुआ नहीं है इनवैलिड के बारे में,
लेकिन यहाँ दिया हुआ है कि his name is misspelled or his designation has been given incorrectly, he should sign the instrument in the same manner. हाँ, ये चीज दिया हुआ है कि अगर पहले से ही इंस्ट्रूमेंट में गलत है नाम, या तो आपके बिल में नाम गलत है, तो आप साइन भी उसी गलत नाम के साथ करिए। यानी अगर प्रकाश लिखा है और प्रकाश होना चाहिए, तो प्रकाश यू हैव टू राइट इन द सेम वे, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जहां आपका नाम बिल में अलग है और साइन में अलग है, तो ऐसे सिचुएशन में दैट instrument will become invalid, right? Because that endorsement is not considered as the proper or regular endorsement. Yes, Abhijit? मैम, हमको एक तो डाउट है कि बैंक अकाउंट में मेरा स्पेलिंग है ABHIJEET, और मेरा जो स्पेलिंग लिखा था आधार कार्ड ये सब में ABHIJIT, तो इंडोर्स करने टाइम कि वो गलत हो जाएगा? यहाँ पर एक पॉइंट है जो ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए, बैंक में आपका नाम गलत है मान लीजिए, लेकिन आप नॉर्मली हर जगह पे जो भी आप इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं उसमें आप अपना नॉर्मल नाम लिख रहे हैं अभिजीत, लाइक ABHIZZIT, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। सो ऐसे सिचुएशन में जो भी इंस्ट्रूमेंट में आपका नाम है, या बैंक की बात नहीं हो रही, जो भी नाम आपका इंस्ट्रूमेंट में है, और अगर आप किसी को इंडोर्स कर रहे हो, तो यू हैव टू साइन विथ योर नेम इन विद द सेम स्पेलिंग, राइट? आई नो दैट इट माइट बी पॉसिबल कि बैंक में जाने के बाद उसका क्या सिचुएशन होता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट इन द इंडोर्समेंट whatever name is written on the instrument, you just need to use same name for the signature. That is the fact. Clear हो गई बात, समझ में आया अभिजीत? लेकिन वही अगर बैंक में अगर आप चेक है आपका, और चेक में आपको पता होगा कि जो नाम है, ठीक है, चेक में अगर आपका नाम अभिजीत में JIT है और आपका अकाउंट में JEET है, तो यस, आपका वो चेक क्लियर नहीं होगा। दैट इज द ट्रुथ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बैंक में जाने की बात, यहाँ पर बैंक में जाने की बात ये कर ही नहीं रहे, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द बैंक, बट दे आर टॉकिंग अबाउट द इंडोर्समेंट ओनली, that whatever name is written on the instrument, you just need to write the same name for the endorsing that document. Clear हो गई बात अभिजीत? Okay, so next condition is, एंड एक और भी चीज है यहाँ पर लिखा हुआ, यू जस्ट नीड टू कंसिडर इट, दैट जो भी चीजें होंगी वो सेम हैंड राइटिंग में होनी चाहिए। इंस्ट्रूमेंट में जो नाम है अगर आपने लिखा है तो सेम हैंड राइटिंग होनी चाहिए। merely writing the correct name will not be the regular endorsement, ठीक है। अगर आपने करेक्ट नाम लिख दिया तो that is not the part of the regular endorsement if there is a misspelled in the instrument. अगर इंस्ट्रूमेंट में गलत नाम है तो you have to sign with that name only, you can't change it, right? Next one is no addition or omission of the initial of the name. Addition मतलब कोई भी चीज आप add नहीं करेंगे, omit मतलब कोई चीज आप हटाएंगे नहीं, ठीक है। So no addition or omission of the initial of the name, and initial of the name should be neither be added nor omitted from the name of the payee or endorsee as given in the check, ठीक है। मतलब चेक के हिसाब से अगर कोई देखा जाए, इनिशियल नाम का कोई भी इनिशियल जो है, ना ही आप उसको ऐड कीजिएगा ना ही आप हटाइएगा, किसके नाम से? पे या इंडोर्सी के नाम से। जैसे एग्जांपल में अगर है प्रिया नाम है, तो प्रिया में रिया आप नहीं कर सकते उसको पी हटा करके, द नेम कैन नॉट बी चेंज, द नेम कैन नॉट बी, कुछ भी उसमें ऐड नहीं कीजिएगा, मिस मिसेस कुछ भी यू कैन नॉट ऐड, ठीक है। So in that situation, for example, here one example is given that a check payable to SC Gupta, like the name is SC Gupta. So in that situation, you cannot write S Gupta, you cannot remove C from the name, right? So here this is the thing कि कोई भी नाम को आप चेंज नहीं करोगे, ना ही कुछ हटाओगे ना ही कुछ ऐड करोगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं हो कि पी हटा दिया और रिया रह गया, अब पी के आगे भी कुछ आपने वर्ड लगा दिया, ऐसा कुछ भी आप नहीं कर सकते, ठीक है। एंड सेम थिंग इज विथ वाइस वर्सा, मतलब यहाँ तक तो आई गेस ये पॉइंट क्लियर हो गया, द नेम कैन नॉट बी ओमिटेड, एनी इनिशियल में कोई भी चीज ओमिट करना या कोई चीज ऐड करना, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द रेगुलर इंडोर्समेंट। क्लियर हो गई बात, समझ में आया सबको? यस मैम। यस अभिजीत? ब्लॉक लेटर फिर से बता दीजिए। हाँ, कैपिटल लेटर्स में आप कोई भी सिग्नेचर नहीं करेंगे। इफ यू आर एंडोर्सिंग द डॉक्यूमेंट, you cannot, you are endorsing the instrument, you cannot do it in the capital letter. So capital letter में you cannot use, मतलब caps में कोई भी आप signature नहीं करेंगे because it is not a part of the regular endorsement.
just try to sign it in the proper way, like with the mixture of caps and the small letters you can do it. But you cannot use the whole name in the caps, capital में sign नहीं कर सकते हो आप, ठीक है? Clear हो गया अभिजीत? Okay. Yes, Now the second one, I think clear हो गया होगा, second point भी clear हो गया होगा सबको, like the name जो अगर misspelled होता है तो. Third one is Yes, no addition or omission of the initial of the name. कोई भी नाम के साथ छेड़खानी नहीं करनी है हमें, ठीक है? जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया कि अगर कोई चेक है जो पेबल है एस.सी. गुप्ता को, अब वहां पर आप इंडोर्स कर रहे हो तो वहां पर एस गुप्ता नहीं लिख सकते हो, ठीक है? वही अगर सिमिलरली एक और भी चेक है जो पेबल है हरीश सक्सेना को, शुड नॉट बी इंडोर्स एज एच सक्सेना, मतलब हरीश को अब एच नहीं कर सकते हो, लाइक शॉर्टकट एक्रोनिम यूज नहीं कर सकते हो. हरीश है तो देयर यू हैव टू राइट हरीश ओनली. Clear है? Because it is with the doubtful for the paying banker to ascertain that S Saxena is Harish Saxena and nobody else. मतलब ये बैंक के लिए बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा कि जो हरीश सक्सेना है वही एच सक्सेना है या क्या, क्योंकि एच से तो मल्टीपल नेम्स होते हैं ना, एच से तो हरीश नहीं होता, देयर आर सो मेनी नेम्स फ्रॉम एच, so it is quite difficult for the bank to understand that the Harish Saxena is S Saxena or not, right? So this is the third condition. This is the third point, that is no addition or omission of the initial of the name. Next one is the prefixes and suffixes to be excluded. What is the prefix and suffixes? जैसे Mr, Mrs, Srimati, all these are prefixes, right? So यहाँ पर prefixes और suffixes जो भी नाम के आगे लगाते हैं वो कोई भी पे या इंडोर्सी के लिए जरूरत नहीं है. इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड, इनको इंक्लूड नहीं करना है, दैट शुड बी एक्सक्लूडेड, इनको बाहर रखना है. एग्जाम्पल में द वर्ड्स मिस्टर, मेसर्स, मिस, श्री, श्रीमती, लाला, बाबू, जनरल, डॉक्टर, मेजर, जो भी ये सारे टर्म्स हैं, वी जस्ट डोंट नीड टू राइट फॉर द इंडोर्समेंट. आप लोगों को भी पता होगा कि बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं जिनके नाम के आगे डॉक्टर लगता है, इंजीनियर के नाम के आगे ER लगता है ना, PhD होल्डर्स के नाम के आगे डॉक्टर लगता है. सो बेसिकली देयर आर सो मेनी जनरल, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो मेजर्स होते हैं, जो उनका ऑक्यूपेशन वैसा होता है तो उनके नाम के आगे जनरल लगता है. So, but we cannot use the same thing for the endorsement. Means यहाँ पर इन सारे words को use करना बिल्कुल भी सही नहीं है. However, an endorser may indicate his title or rank etc. after his signature. Signature के बाद वो भले अपना अगर indicate करना चाहता है title वगैरह को तो they can do it. But in the case of the endorsement, you cannot use the suffix or prefix. क्लियर है? अ चेक पेबल टू, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा. अ चेक पेबल टू मेजर राजा राम और डॉक्टर लक्ष्मी चंद्रा मे बी इंडोर्स एज राजा राम, मेजर की जगह, और लक्ष्मी चंद्रा, MD, ठीक है. अ चेक पेबल टू पद्मश्री विष्णुकांत मे बी इंडोर्स एज विष्णुकांत पद्मश्री. यानी आफ्टर यूजिंग द नेम यू कैन यूज द टाइटल इफ यू वांट. अगर आपको टाइटल लिखना चाहते हो कि यू आर द डॉक्टर, यू आर अ मेजर, सो यू कैन राइट इट आफ्टर द नेम. अगर आप नेम के बाद लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कॉमा लगाकर, लाइक यहाँ पर आपको मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन, किस तरीके से यू कैन यूज द नेम. लाइक यू कैन नॉट यूज लाइक मेजर हरीश Saxena. You cannot write the name in this way, right? But you can write in this way, Harish Saxena, comma, Major. Like you can write the designation after writing the name if you want, but you cannot use it as a prefix in आप नाम के आगे यहाँ पर Major ऐसे use नहीं कर सकते हो. जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि पद्मश्री विष्णुकांत है, उनको मिला है पद्मश्री, सम्मानित किया गया है, सो उनके नाम के आगे वो वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है. लेकिन इन द केस ऑफ द एंडोर्समेंट यू कैन राइट हाउ यू कैन एंडोर्स इट, लाइक विष्णुकांत कॉमा एंड देन पद्मश्री, ठीक है. एंड द सेम सिचुएशन इज इन दिस लाइक मेजर राजा राम, ठीक है. तो ऐसे में आप लिख सकते हो राजा राम एंड देन कॉमा मेजर, ठीक है. मींस हिज पोजीशन और डेजिग्नेशन इज अ मेजर, राइट, इन द आर्मी. Clear? And then for the Lakshmi Chandra, you can write Lakshmi Chandra and then comma, you can write MD और डॉक्टर अगर है कोई तो MD is basically डॉक्टर की क्वालिफिकेशन के लिए होता है, तो you can write MD, MBBS if you want to, then you can write it. Clear हो गई बात? But after name, after signing, you can write the designation. Clear हो गई बात? समझ में आया? Yes, आशुतोष.
मैम जैसे डॉक्टर हरीश चंद्र है तो डॉक्टर भी इसके बाद ही लगेगा? हाँ, हरीश चंद्र, and then after that you can write doctor and you can write the degree, like example doctor MBBS, like this you can write. Okay, so after name you can do the comma, you just use the comma and then after that you can write the designation. Clear hai? But with designation you cannot endorse the instrument like Dr. Harish Chandra, Dr. Hari Saxena, not like this. Clear होगी बात, समझ में आया? यस मैम। ओके, मतलब नाम से पहले कुछ भी आपको ऐसा मिस्टर, मिसेस, these things you don't need to write. Okay. Now there is some regular forms of the endorsement. What are the regular forms of the endorsement? Before that, I just want to know that. Turn on your camera, everyone. Okay. So regular form of endorsement. Let's move toward this topic. There is a one thing that is married women. Some यहाँ पर कुछ conditions लगे हुए हैं regular forms of endorsement में. पहला है married women. If a check or bill of exchange is payable to the married women, अगर कोई check या bill of exchange जो है वो married women को pay करना है, the endorsement should be as follows. किस तरीके से endorsement होना चाहिए? ठीक है, यहाँ payee का नाम लिखा है, regular endorsement and irregular endorsement. ठीक है, तो सबसे पहला रेगुलर एंडोर्समेंट में अगर आप देखिए तो पेई कौन है? दैट शी इज मिसेस आशा गुप्ता. शी इज अ मैरिड वुमेन एंड द नाम के आगे क्या लगा है? मिसेस लगा है. ठीक है, द रेगुलर एंडोर्समेंट क्या होना चाहिए? देखिए आशा गुप्ता. ठीक है, मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन बिकॉज बहुत सारे के पास बुक नहीं है तो आप लोग नहीं देख पाओगे. सो आई एम जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन. देखिए यहाँ पर जो पेई है वो कौन है? शी इज मिसेस आशा एंड गुप्ता. आशा गुप्ता, शी इज अ पेई. ठीक है, एंड रेगुलर एंडोर्समेंट अगर होता है, रेगुलर एंडोर्समेंट में और इररेगुलर एंडोर्समेंट में क्या अंतर है ये देखिए. रेगुलर अगर एंडोर्समेंट हो रहा है तो यहाँ पर आपको लिखना है आशा गुप्ता. यू हैव टू राइट द ओनली नेम दैट इज आशा गुप्ता. एंड या तो आप आशा गुप्ता लिखिए और अगर आप चाहते हैं तो और एक और कंडीशन है, आप कैसे कर सकते हैं रेगुलर एंडोर्समेंट? You can write Mrs. यहाँ पर मिसेस लिखा हुआ है इन्होंने, लेकिन यहाँ मिसेस किस तरीके से यहाँ ब्रैकेट में लगा दिया इन्होंने, मिसेस आशा गुप्ता. अब ये यहाँ मिसेस आशा गुप्ता. ठीक है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये मतलब डेजिग्नेशन नहीं है ना, ये मतलब इट्स ओनली द बोल सकते हैं क्राइटेरिया है यहाँ पर कि हाँ शी इज मैरिड और अनमैरिड वाले बीच बात है. तो यहाँ पर शी इज मैरिड, so you can write Mrs. and you can use the bracket and after that you can write Asha Gupta. ठीक है, and in the same situation एक और situation है, एक और पेई है, she is श्रीमती R.K. Gupta. Here the name is not full, श्रीमती R.K. Gupta. R.K. Gupta. तो श्रीमती R.K. गुप्ता के लिए यहाँ पर ऐसे लगा सकते हैं कि प्रभा गुप्ता वाइफ ऑफ R.K. गुप्ता. मतलब श्रीमती R.K. गुप्ता का मतलब है, इन शॉर्ट समझ रहे हो ना, इसका मतलब क्या हुआ कि श्रीमती R.K. गुप्ता जैसे यूज होता है, दिस इज यूज फॉर द वाइफ. ठीक है, लाइक शी इज अ वाइफ ऑफ R.K. गुप्ता. तो इसीलिए बोलते हैं, ये नहीं देखा होगा आप लोगों ने, कई बार होता है कि लाइक ही इज मिस्टर अहलूवालिया एंड शी इज Mrs. Ahluwalia. मतलब the title is used same for both, but the name is changed like Mr. and Mrs. like this, right? So here ये R.K. गुप्ता जो है, he is the husband of Mrs. जो भी होंगी. तो यहाँ पर प्रभा गुप्ता आप नाम लिख सकते हो, इनकी वाइफ का नाम मान लीजिए प्रभा है और इन नीचे में ब्रैकेट में यू कैन राइट दैट वाइफ ऑफ मिस्टर R.K. गुप्ता, वाइफ ऑफ मिस्टर R.K. गुप्ता. या तो फिर आप ये भी लिख सकते हो प्रभा गुप्ता, नीचे में लिखे SMT श्रीमती R.K. गुप्ता. और आपका इरेगुलर एंडोर्समेंट में यहाँ जो सेम नाम है यू आर गोइंग टू यूज हियर इन इरेगुलर, मिसेस आशा गुप्ता यू कैन राइट एंड इन दिस यू कैन राइट श्रीमती R.K. गुप्ता. ठीक है, या फिर R.K. गुप्ता. सो दिस इज इरेगुलर एंडोर्समेंट. रेगुलर एंडोर्समेंट में जहां पर आप नाम का प्रयोग किस तरीके से करेंगे कि लाइक आशा गुप्ता लिख दिया आपने, या फिर आपने क्या लिखा नीचे मिसेस ब्रैकेट में डाल दिया और फिर लिखा आशा गुप्ता. ठीक है, यहाँ पर नाम जो भी है, इसी लेडी का नाम है,
यहाँ पर कोई भी हस्बैंड से रिलेटेड नेम यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पर श्रीमती आर के गुप्ता, इसका मतलब है कि दिस वुमेन इज अ वाइफ ऑफ आर के गुप्ता। तो नाम यहाँ पर ऊपर, या तो आप अपना नाम डाल दीजिए, वाइफ का क्या नाम है, नाम है प्रभा गुप्ता, तो यू कैन राइट प्रभा गुप्ता, नीचे ब्रैकेट में लिखिएगा वाइफ ऑफ मिस्टर आर के गुप्ता, ठीक है। या फिर आप इरेगुलर में क्या लिख सकते हो, यहाँ पर डायरेक्टली लिख दीजिए श्रीमती आर के गुप्ता। तो दिस इज द पार्ट ऑफ द इरेगुलर एंडोर्समेंट एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द रेगुलर एंडोर्समेंट। क्लियर हुआ या फिर से बताओ एक बार? क्लियर क्लियर हो गया सबको? ओके यस ओके। सो अब यहाँ पर देखिए, ये सारी चीजें हो गई, ये तो हो गया, दिस इज फॉर द मैरिड वुमेन। इफ अ चेक इज पेबल टू वुमेन इन हर मेजर नेम मिस आशा रस्तोगी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एंड शी इज मैरिड टू मिस्टर एस सी गुप्ता, शी मे इंडोर्स इट एज फॉलोज। यहाँ पर अगर जो चेक है वो किसी विमेन को दिया जा रहा है इस तरीके से, मिस आशा रस्तोगी, पहले मतलब शी वाज अनमैरिड, so name was used like Miss Asha Rastogi, and now the married, she is married to whom? S.C. Gupta. So Mr. S.C. Gupta, so she may endorse it as a following. Asha Rastogi bracket में now Mrs. S.C. Gupta और आशा गुप्ता और formerly आशा रस्तोगी। यहाँ समझ में आया? सो यहाँ पर सिचुएशन क्या है कि जब आप किसी को भी इंडोर्स कर रहे हो, क्या आपका इंस्ट्रूमेंट, तो मान लीजिए कोई लेडी है, शी वाज फर्स्टली अनमैरिड, तो हर नेम वाज लाइक दिस मिस, बिकॉज फॉर अनमैरिड द वर्ड इज सब जो यहाँ पर यूज होता है दैट इज मिस। सो मिस आशा रस्तोगी इज रिटन हियर, राइट? सो earlier we are endorsing like this Asha Rastogi and we don't need to use miss, or either we can use ms and in this bracket, ठीक है। तो earlier it was we are using regular endorsements के लिए this way, ठीक है। now she is married, ठीक है। so इस situation में the way of endorsement will be changed। अब endorsement कैसे change हो रहा है? earlier हम लिखते, अब हम कैसे लिखेंगे? जो regular endorsement में आशा रस्तोगी नाम लिख देंगे, उसके बाद नीचे ब्रैकेट में लिख देंगे now मिसेस एस.सी. गुप्ता, मिसेस एस.सी. गुप्ता यानी हस्बैंड का यहाँ पर नाम आ जाएगा। सो दिस इज अ वन वे ऑफ रेगुलर एंडोर्समेंट। आइदर व्हाट यू कैन डू, आइदर यू कैन राइट दिस आशा रस्तोगी एंड यू कैन राइट हियर इन ब्रैकेट और फॉर्मरली आशा रस्तोगी, यानी पहले आशा रस्तोगी थी, अब ये कौन हो गई? आशा गुप्ता हो गई, ठीक है, आशा गुप्ता, ठीक है। तो यहाँ या तो आप अपने हस्बैंड का टाइटल का नाम यहाँ पर यूज किया जाएगा, तो यहाँ पर आशा रस्तोगी या तो यूज किया जाएगा, ब्रैकेट में लिखा जाएगा नाउ मिसेस एस.सी. गुप्ता, एंड या तो फिर आप नीचे लिख सकते हो कि शी इज आशा गुप्ता एंड फॉर्मरली इनको हम कहते थे आशा रस्तोगी। सो दिस इज द वे ऑफ द रेगुलर एंडोर्समेंट। क्लियर हो गई बात? समझ में आया सबको? हाउ द नेम कैन बी रिटन, how the name can be written for the endorsement in the situation, जब यहाँ पर situations vary होगा। just wait for a minute। क्लियर हो गया बात? एंडोर्समेंट क्लियर हो गया, किस तरीके से रेगुलर एंडोर्समेंट, किस तरीके से नाम यूज किया जा सकता है? यस मैम। यस मैम Is the thing is clear to all of you? यस मैम यस मैम। Start with the next point. This is for the illiterate person, and who are illiterate, who is not able to write or who are not able to read, है ना? जो बोल नहीं सकते, मतलब लिख नहीं सकते, नाम भी अपना नहीं लिख सकते, और जो अपने बेसिकली रीड भी नहीं कर सकते चीजों को, दे आर बेसिकली इलिटरेट, ठीक है। सो इलिटरेट की सिचुएशन में क्या है? इलिटरेट पर्सन इफ द पे ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज एन इलिटरेट पर्सन, यानी जिनको पेमेंट करना है हमें इंस्ट्रूमेंट, जिनको देना है, दैट पर्सन इज द इलिटरेट पर्सन, ठीक है। अब ही मे इंडोर्स द इंस्ट्रूमेंट बाय अफिक्सिंग हिज थंब इंप्रेशन देयर ऑन। तो यहाँ पर जो इलिटरेट पर्सन है, तो उसका यहाँ पर क्या यूज किया जाएगा? दैट विल बी द थंब इंप्रेशन and it should be duly witnessed or attested by somebody who should give his full address thereon as follows। और ये जहां पर भी थंब इंप्रेशन लगेगा, वहां पर इसको अटेस्ट वो पर्सन करेगा जिसको इसका पूरा नाम और इसका पूरा एड्रेस पता हो, जिस पर्सन का, मतलब इलिटरेट पर्सन का नाम,
एड्रेस पूरा पता होगा, दैट पर्सन इज गोइंग टू अटेस्ट दैट डॉक्यूमेंट एंड वेयर देयर इज अ थंब इम्प्रेशन, क्योंकि जो भी illiterate person होंगे, they cannot even write their name, they cannot able to sign in English or in Hindi. So in that situation, what will be the required thumb impression, and that should be attested by the person who knows his name and address, right? तो यहाँ पर कैसे लिखने का क्या तरीका होगा, that is written here. Thumb impression of A, मतलब यहाँ पर thumb impression दिया हुआ है, और attest और witness किसके द्वारा किया गया है, XYZ who is the advocate, न्यू सिविल लाइंस लखनऊ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मतलब दैट पर्सन इज गिविंग हिज ओन नेम एंड हिज एड्रेस, हु इज गोइंग टू अटेस्ट, राइट। मींस जो पर्सन उनको अटेस्ट जैसे होता है कि आप लोगों ने सुना होगा कि एफिडेविट वगैरह ये जो चीजें बनती हैं, दैट इज अ काइंड ऑफ द श्योरिटी ऑफ द सैलरी एंड व्हाटएवर यू आर स्पीकिंग, राइट। एफिडेविट उसी को कहते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली जो पर्सन है, जो भी विटनेस बनेगा, वो अपना नाम और अपना एड्रेस लिखेगा। तो यहाँ पर देखिए कैसे लिखा हुआ है, आई एम गोइंग टू शो यू ऑन द स्क्रीन। यहाँ पर कैसे लिखा है देखिए, लाइक फॉर एग्जांपल देयर इज अ थंब इम्प्रेशन ऑफ ए, यहाँ पर थंब इम्प्रेशन है, एंड यहाँ पर नीचे क्या लिखा होगा, अटेस्टेड। अटेस्टेड किसके द्वारा किया है, इट इज अटेस्टेड और विटनेस्ड बाय XYZ। XYZ कौन है भाई, तो ये एडवोकेट है, और ये कहाँ पर एडवोकेट है, he is the advocate of the 111 new civil lines Lucknow. That person is going to attest the thumb impression of A, and he is going to write his full name as well as he is going to give his full address, right? So this is known as, this is the way of endorsement in the case of the illiterate person. Clear हो गई बात, समझ में आ गया? Yes, ma'am. क्लियर हो गया? चलिए, नेक्स्ट वन इज द पार्टनरशिप फॉर्म। नेक्स्ट वन इज द पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। तो मैरिड वुमेन के लिए, अनमैरिड वुमेन के लिए किस तरीके से है, इलिटरेट पर्सन के लिए कैसे है, एंड द नेक्स्ट वन इज द पार्टनरशिप फॉर्म। इन द केस ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, हाउ वी कैन डू द एंडोर्समेंट वर्क। In the case of the partnership firm, the name of the firm must be signed by the person, partner or manager. जो भी firm का नाम होगा, that should be written on that, and who is duly authorized to sign on the behalf of the partnership firm. मतलब जो भी partnership firm के behalf में sign करने वाला उसका, that will be authorized. So यहाँ पर एक check है, a check is payable to Miss Kishan Chand, MS Kishan Chand Rajaram may be endorsed in any of the following ways. मतलब इनका अगर इनको endorse करना है किशन चंद राजाराम को, तो यहाँ पर ये किसी भी तरीके से endorse किस तरीके से किया जाएगा देखिए। फॉर एग्जाम्पल, a check payable to MS किशन चंद राजाराम may be endorsed in any of the following ways. इन तरीकों से इनका नाम जो है वो इस तरीके से endorse किया जा सकता है। पहला कंडीशन, फॉर किशन चंद राजाराम, ठीक है, नीचे में लिखे राजाराम पार्टनर, ठीक है, राजाराम पार्टनर। उसके बाद नीचे आप क्या लिख सकते हैं, पर प्रो किशन चंद राजाराम, नीचे किशन चंद। नेक्स्ट में फॉर और ऑन बिहाफ ऑफ किशन चंद राजाराम हरीश चंद, नीचे मैनेजर। तो यहाँ पर आप जो पार्टनरशिप फॉर्म होगा, जो नेम होगा फॉर्म का, वो मस्ट बी साइंड बाय द पर्सन। उस पर्सन के द्वारा साइन किया जाएगा, किसके द्वारा, पार्टनर या मैनेजर के द्वारा साइन किया जाएगा, and who is duly authorized to sign on the behalf of the partnership firm। और ये वही पर्सन होंगे जो ड्यूली ऑथराइज है कि पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ में साइन कर सकते हैं, इनके पास ऑथोरिटी है। तो ऐसे सिचुएशन में जो एंडोर्समेंट होगा वो इस तरीके से होगा, पहले ऊपर में नाम कैसे लिख सकते हैं, ऊपर में फॉर किशन चंद राजाराम और नीचे राजाराम पार्टनर है। कौन है ये, राजाराम पार्टनर है। फिर नीचे लिखिए पर प्रो किशन चंद राजाराम, नीचे किशन चंद है, ठीक है। नेक्स्ट में लिख सकते हैं किशन चंद्र राजाराम और नीचे लिखे हरीश चंद्र, नीचे कौन है, वो मैनेजर है। तो यहाँ पर ये सारे कंडीशन है। यहाँ पर एक और चीज ध्यान देने वाली है कि बट इफ द टू पार्टनर्स साइन विदाउट शोइंग दैट दे आर द पार्टनर्स इन द फर्म, द एंडोर्समेंट विल नॉट बी द रेगुलर वन। यानी कि अगर यहाँ पर दो पार्टनर्स साइन कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि दे बोथ आर नॉट पार्टनर्स, मतलब दे आर नॉट शोइंग एंड दे आर नॉट डिस्क्लोजिंग दिस फैक्ट दैट बोथ आर पार्टनर्स, सो दैट विल बिकम द पार्ट ऑफ द इरेगुलर एंडोर्समेंट। वो इरेगुलर एंडोर्समेंट में बन जाएगा, ना कि वो रेगुलर एंडोर्समेंट रहेगा। तो यहाँ पर पार्टनरशिप फॉर्म में कौन कौन साइन कर सकता है, द पार्टनर्स कैन बी साइन, द मैनेजर्स कैन बी साइन, हु इज ड्यूली ऑथराइज्ड टू साइन ऑन द बिहाफ ऑफ द पार्टनरशिप
firm. So that is partnership firm में endorsement इस तरीके से होता है. Let me show it. I'm sharing the screen. So what is the first one? Like for example, यहाँ पर देखिए, a check payable to MS Kishan Chand Rajaram may be endorsed in many of the following way. ठीक है, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? For किशन चंद राजा राम. ठीक है, अब यहाँ पर राजा राम जो है वो कौन है? राजा राम यहाँ पर लिख दीजिए, और ये मान लीजिए यहाँ पर पार्टनर है, तो यहाँ पर उसने अपने पार्टनर ने अपना नाम लिख दिया, पार्टनर है. ठीक है, नेक्स्ट में सेकंड में क्या लिख सकते हैं कि पर प्रो, ठीक है, किशन चंद राजा राम, किशन चंद राजा राम. ठीक है, और नीचे लिख सकते हैं किशन चंद. ठीक है, जो भी है. थर्ड में कंडीशन क्या होगा कि यू कैन राइट फॉर और ऑन बिहाफ ऑफ किशन चंद राजा राम, और नीचे लिखे हरीश चंद, जो इसके लिए साइन कर रहा है हरीश चंद, और नीचे लिखे मैनेजर, अपना आप डेजिग्नेशन लिख सकते हो. सो दिस इज द वे ऑफ द इंडोर्समेंट. यानी कि अगर आप जिसको भी इंडोर्स कर रहे हो उस पर्सन का नाम ऊपर होगा, नीचे में जो पर्सन इंडोर्स कर रहा है वो अपना नाम लिख, जो इसके लिए बिहाफ में काम कर रहा है वो, तो यहाँ पर जो भी डेजिग्नेशन है तो मैनेजर है तो मैनेजर, यहाँ पर पार्टनर है तो पार्टनर. सो दिस इज अ वे ऑफ इंडोर्समेंट इन द सिचुएशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म. सो आई गेस द पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. The point is clear to all of you. Students who are left for the MarkU, they can stay, and the students who are not here for MarkU, please about the difference between the credit card and debit card. What, ma'am? Credit card and debit card. Difference between credit card and debit card. Ma'am, in credit card, while purchase the goods and services, money paid, the customer which pay the money is not his own, it is the banker's money, but the amount is deducted from the while using the debit card is from the customer's own account. Debit card create the credit to the customer's account card holder, but the credit card not create the credit to the account holder. And ma'am, my point is What are the features of credit card? ma'am, credit card, firstly, credit card is the plastic card. And it provide the over short-term loan to the customer. And it reduce the carrying cash. It reduce carrying the Priya, cash. just wait for a minute. with the- Just Priya, just wait for a minute. Wherever you are sitting right now, can't you understand this fact that you are giving MarkU of the college? Okay, चलिए बोलिए. Okay. Ma'am, through credit card we also do EMI payment, and through credit card also help us to withdraw money through aid. Okay. That's it. Okay. So the next question is, what are the types of the accounts? Ma'am, there are 4 to 5 types of account. First, current account, fixed account, saving account, saving account. Okay. Explain about the saving account and the fixed deposit account. Okay, ma'am. Saving account is for saving account is for the salary earned person who save their income in the bank, and saving account not provide the withdrawal for the certain saving Okay. account. Okay. ठीक है, good. You can remove yourself, Priya. Yes, ma'am.
Rohit, tell me about the safe custody. Vault बताइए, safe vault, locker vault. Safe custody is services provided by the bank for the custody of important document or important document, and it provide important document or some important it also provide a locker room or yes ma'am, that's all. Okay, so tell me about the special type of bankers customer. Ma'am, tell me about the minor. What are the conditions of the minor? A minor is a person who has not completed the age of 18 years. Minors, according to the RBI law, minor is allowed to open a saving deposit, fixed deposit in the eye of his natural guardian or his testamentary guardian. And talking about the precaution taken by bank in minor, if the natural guardian of minor died, then the court will appoint the testamentary guardian. And if the minor dies, the balance of the account is given to his natural guardian. And if minor completed his 18 years, then the account in the name of his guardian is closed, and the balance will be transferred to the new account of the minor. And Okay. that's all. Okay. Rohit. Next, Utsav. Rohit, you can remove yourself. Okay, ma'am. Utsav. Yes, ma'am. Utsav, tell me about the traveler's check. A traveler check is a check which provides remittance of money. Traveler check, ma'am, traveler check is using for traveling, and it provides the denomination of rupees 50, 100, or 500, and the person is taking the traveler check for a purpose of who are not able to take the money for the traveling, and it does not any charge by the banker, and it is free cost of service from the banker. That's it, ma'am. Okay. So tell me about the next question is tell me about, let me take the question. Tell me about the illiterate persons and lunatics in the special types of bankers customer. Ma'am, a illiterate person is a person who cannot sign their signature. It gives the thumb impression to the bank for opening the bank account or withdraw the money from the bank. And a lunatic person is a person who is not in the condition to enter in the contract. If he is able to enter the contract, when he is in the understanding level. So do you think that for the illiterate person there is the attestation is required? Yes, ma'am. When he is able to understand the form of contract, then it will be asked, ma'am. I'm for asking for the illiterate person. जरूरत पड़ेगा attestation का? Yes, ma'am. उसके yes, ma'am. Thumb impression का. Very good. Okay. Next, Rajvi. Utsav, you can remove yourself. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Okay. Yes, Rajvi. Yes, ma'am. So the question is, tell me about the NEFT and RTGS. Ma'am, NEFT. It both is the method of transferring fund. It is the most
modern method of transferring fund through internet banking. The full form of NEFT is a net gross transfer settlement, and RTGS is a real-time gross transfer. Both both the method of transferring fund can be used in net banking, and the person can use both the method for transferring the fund in working hours of the bank. The limit for RTGS is 1 lakh minimum limit, and maximum limit is set according to the type of customer they are, and RT. Yes, ma'am, that's it. Okay. So the next question is, tell me about the married women in the case of the special type of the customer. Ma'am, married women are competent to enter into contract, and banker can open the account of married woman, but except in case of loan, the husband is liable only in two situations. First one is when the husband know that the married woman is has taken the loan and given authority. And second condition, if the husband is not able to give the woman all the necessities for life, in that case the husband will liable for repayment of loan. Otherwise, husband is not liable for repayment of loan. Okay, very good. Okay, Rajvi, you can remove yourself.